वो लंदन की सड़क पर सुबह सवेरे इतनी सर्दी में पैंट की जेब में हाथ डाले जा रहा था। हाय डॉक्टर साहब, कैसे हैं? एक लड़की ने पास आकर चमकती आंखों से देखते हुए पूछा। मैं ठीक नौशीन, आप बताइए। मैं भी फिट। वैसे पता चला पाकिस्तान वापस जा रहे हो? नौशीन ने एक और सवाल किया। जी, जाना पड़ेगा अब। मेरी माँ बहुत उदास हैं जब से बड़ी भाई की मौत हुई। वो अफसरदा सी बोली। तो मुझे भी ले जाओ शादी करके। वो खिलखिलाती बोली। मेरी माँ ने तुम्हें हवेली में कदम नहीं रखने देना। कहना है इस फरंगी को छोड़ाओ जहाँ से लाए। वो मुस्कुरा कर बोला। इसका मतलब कोई और लड़का अब फंसाना ही पड़ेगा। तुमने तो हरी झंडी दिखाकर रही सही उम्मीद तोड़ दी। नौशीन मसनूई सदमे से बोली। चलो बस करो नौटंकी, मुझे अच्छी तरह पता तुम पहले ही अपने लिए लड़का फंसा चुकी हो। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो फिर हंस पड़ी। ओके, फिर मुलाकात होगी। वो वापसी के लिए मुड़ते हुए बोला तो नौशीन भी पलट गई। उसने तेज तेज कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ रुख किया क्योंकि उसे जाकर पैकिंग करनी थी। अशफान ने जैसे ही अपनी गाड़ी से कदम बाहर निकाला, एकदम से फूलों की बरसात ने उसका इस्तकबाल किया। उसका चेहरा फरते मुसर्रत से चमक रहा था। उसने नजर भरकर सामने देखा जहां उसके अपने उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो एयरपोर्ट से दावरहान के साथ आया था जो उसका बड़ा भाई था। आज वो पूरे 5 साल बाद अपने वतन और अपनी हवेली लौटा था। मरजान खातून उसकी गाड़ी से निकलते साथ ही उसके साथ लिपट गईं और बच्चों की तरह रोने लगीं। वो उन्हें अपने सीने में छुपाए देर तक उनसे प्यार वसूल करता रहा, जो उसकी जुदाई ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अरे मेरा बच्चा, देखो तो सही कैसे सूख कर कांटा हो गया है। लगता है वलायत में तो उसने कुछ खाया पिया नहीं है। वो उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ फेरते दुख से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अरे मोरे, क्या हो गया? इसे फिटनेस कहते हैं जिसे आप सूखा कांटा कह रही हैं। इससे पहले कि अशफान जवाब देता, मोरे मरजान खातून के पीछे से अचानक मरियम निकली। मोरे, क्या आप भी सारी मोहब्बत एक ही बार निछावर करेंगी? अब मेरी बारी है। पता है मैंने लाला का कितना इंतजार किया। मरियम, जो अशफान की बहन थी, शिकायती नजरों से अपनी माँ को देखती मरियम अशफान के सीने से छा लगी। अरे मेरी गुड़िया, कैसी है? देखो तो सही कितनी मोटी हो गई हो। क्या तुम्हें फिटनेस के लफ्ज़ का सिर्फ यही पता है? कभी खुद पर भी ट्राई कर लेती। लगता है हवेली का सारा मक्खन घी और पराठे तुम ही खाती रही हो। अशफान प्यार से मरियम के सर पर चप्पल सीध करता बोला। अब हटो, मुझे सबसे बारी बारी मिलने दो। तुमने तो कब्जा ही जमा लिया है मुझ पर। वो शरारत से बोला तो मरियम ने एक खूंसा उसके सीने में चढ़ दिया। जाओ, मैं नहीं बात करती आपसे। अब मनाते रहना। इतना अच्छा वेलकम किया तुम्हारा और तुम मुझे डांट रहे हो। वो उसे घूरते हुए अलग हुई। अशफान उसकी घूर गहरी रोज देखता था जब भी उनकी बात स्काइप पर होती थी। ये कोई नई बात ना थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सबसे भारी भारी मिलने लगा। मदीहा भाभी, जो सगवार सी आंखों से लबों पर मुस्कुराहट सछाए उसे देख रही थी। जीते रहो अशफान, तुमने तो आज फिर से मुझे दानियाल खान की याद दिला दी। तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उनके जैसा बन गया है अब तो, जब वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते थे। वो नम आंखों से बोली तो पूरा मजमा जो उसके इस्तकबाल में खड़ा खुशी से हमकिनार था, एकदम से सबके चेहरों पर उदासी की लहर दौड़ गई। मरजान खातून की आंखें एकदम से बहने लगीं। वो माँ थी, सबसे ज्यादा दुख अपने घर जवान बेटे के बिछड़ने का उन्हीं को था। प्लीज अब कोई भी नहीं रोएगा वरना मैं वापस चला जाऊंगा। और भाभी जान, आप इस तकदीर का लिखा हुआ समझकर कबूल करेंगी तो आपकी तकलीफों में बहुत हद तक कमी वाक़ हो जाएगी। मरने वाले के लिए दुआ की जाती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। वो मरा नहीं था अशफान, वो कत्ल हुआ था और मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे? वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। 2 साल पहले का वो मंजर फिर से आंखों के सामने लहराने लगा था, जब दानियाल खान की मैयत घर में आई थी और हर तरफ कोहराम मच गया था। अशफान चूंकि स्टडी वीज़ा पर लंदन गया हुआ था, वो बर वक्त ना आ सका और अपने भाई का आखिरी दीदार ना कर सका। इसका उसे आज भी अफसोस था। उसने मदीहा भाभी के सर पे हाथ रखा। बस भाभी प्लीज़, आप नहीं रोना, वरना मैं समझूंगा मेरे आने से आपके दर्द फिर से जाग उठे हैं। अरे नहीं अशफान, तुम्हारा इस हवाले में आना और रहना मुबारक हो। झुक झुक जियो, हमेशा मुस्कुराओ। वो दिल से दुआ गो थी। अशफान को मदिया की हालत पर बहुत अफसोस था। इतनी छोटी उम्र में ही बेवा हो गई थी। अभी तो वो सिर्फ 30 साल की थी। पहाड़ जैसी जिंदगी न जाने कैसे कटेगी।
یہ تو شکر تھا کہ اللہ نے انہیں جڑواں بچے عطا کیے تھے جن کے ساتھ وہ سارا دن مصروف رہتی اور ان کا دل بہلا رہتا، کیونکہ دانیال کے قتل کے بعد مرجان خاتون نے انہیں اپنی بیٹی بنا لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تو بچوں کی ماں تھیں۔ کائنات اور سہیل خان جن کی عمر 4 برس تھی، وہ اپنے چچا اشفان سے لپٹ کر پیار بٹورنے لگے تھے۔ اشفان ان کے سامنے پنجوں کے بل چکا اور دونوں کے گالوں پر باری باری پیار کرنے لگا۔ وہ معصوم سے رشتے باپ کے صحرائے سے محروم کر دیے گئے تھے۔ واقعی میں مدیحہ کا دکھ بہت بڑا تھا۔ وہ ان کو پیار کر کے اوپر اٹھا ارد گرد نظر دوڑائی۔ بابا سائی نظر نہیں آ رہے، ضرور کسی زمینی معاملے میں الجھے ہوں گے کہ بیٹے کے آنے کو بھی نظر انداز کر گئے۔ وہ نہ روٹھے پن سے بولا، ارے تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ اسرار یار خان کے نزدیک سب سے اہم کیا ہے، ابھی آ جائیں گے۔ وہ صبح سے انتظار کر رہے تھے تمہارا، مگر انہیں ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ باہر زمینوں میں مزاروں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، انہیں کو سلجھانے گئے ہیں۔ مرجان خاتون نے وضاحت دی تو وہ سر ہلا گیا۔ ارے مرجان خاتون، آتے ساتھ ہی ہمارے گلے شکوے شروع کر دیا آپ نے ہمارے بیٹے سے۔ ایک دم سے اسرار یار خان وہاں پہنچے اور اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ او او میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے سے لگ جاؤ، تمہیں کیا پتا کہ میں نے تمہیں کس قدر یاد کیا۔ ارے میں تو تمہیں ولایت بیچنے کے حق میں ہی نہیں تھا، بس جتنی ڈاکٹری پڑھنی تھی ادھر ہی پڑھ لیتے، بلکہ کیا ضرورت تھی ان جمیلوں میں پڑھنے کی۔ اپنے باپ دادا کی زمین اور جائیداد کیا کم ہے کہ تم پڑھائیوں میں پڑ گئے، انہیں سنبھالو، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں جان کہاں۔ وہ زور سے عرفان کے سینے سے لگے اور عرفان باپ کی شفقت پا کر جیسے مکمل ہو گیا۔ بابا سائیں، آپ کا واقعی آرام کرنے کا وقت ہے، اب میں آ گیا ہوں نا، سارے معاملات خود ہی دیکھ لوں گا۔ اور زمین جائیداد ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دے، اور ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے شفا رکھ دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے مرتبے کی بات ہے بابا، اس نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ اچھا تو پھر ایک آدھ آپریشن میرا بھی کر دو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسے تو پورا مجمع مسکرانے لگا۔ ارے اللہ سے خیر مانگے خان صاحب، کیا آتے ہی اس طرح کی باتیں اس سے کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس جو بھی ڈاکٹری سیکھی ہے وہی کافی ہے، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، اب تو تمہاری شادی کرنی ہے۔ ترس گئی ہوں میں اس حویلی میں خوشیاں دیکھنے کے لیے، ورنہ دانیال کے جانے کے بعد تو ہر طرف اداسی پنجے گھاڑ کے بیٹھی ہے۔ وہ ایک سرد سانس بھر کر بولی تو اشفان نے انہیں پھر سے ساتھ لگا لیا۔ چلے پہلے اندر تو جانے دیں، شادی کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ وہ سب لوگوں کی ہمراہی میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، ایک دم سے کسی سے زور سے ٹکرایا۔ اسے تو کوئی اثر نہیں ہوا، مگر جس سے وہ ٹکرایا تھا وہ فرش بوس ہو چکی تھی، اور اس کے ہاتھ میں موجود جگ کا آدھا پانی اشفان پر چھلکا اور آدھا فرش پر۔ مگر اصل تشویش تو یہ تھی کہ جگ ٹوٹ چکا تھا اور کانچ کا ایک ٹکڑا اس کی کلائی میں چپ گیا تھا اور سرخ مایہ سا نکلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اشفان اس کی طرف جھکتا، اچانک سے مدیحہ بھابھی جارحانہ انداز سے آگے بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اشفان کے اوپر پانی پھینک دیا؟ ارے منحوس، آتے ساتھ ہی بدشگونی کر دی، کانچ توڑ کر۔ دماغ کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے کہ حویلی کے کسی فرد کے سامنے یوں دندناتی ہوئی نہ آؤ، تمہاری شکل دیکھ لو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ چلو معافی مانگو، ان سے پاؤں پڑو۔ اشفاق مدیحہ بھابھی کا اس قدر جارحانہ انداز دیکھ کر جیسے دنگ رہ گیا تھا، اور وہ جس کے بال جھنجھوڑے جا رہے تھے کپ کپاتے لبوں اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے درمیان ہاتھ چھوڑے فریاد کرنے لگی۔ خون کی ایک لہر سی اس کی سفید کلائی سے نیچے لڑکنے لگی۔ ایک قطرہ فرش پہ گرا اور عرفان کی برداشت جیسے جواب دے گئی، بھابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہٹیں پیچھے، آپ دیکھ نہیں رہی اس کی کلائی کس قدر زخمی ہے؟ وہ اس نازک سے لڑکی کو مدیحہ بھابھی سے الگ کرنے لگا جو ان کے شکنجے میں کسی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگی۔ ارے اشفان، تم درمیان میں مت پڑو، مر نہیں جائے گی یہ ذرا سا زخمی تو لگا ہے۔ مرجان خاتون نے اشفان کا کندھا تھاما، وہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ اماں سائیں، آپ بھی؟ اسے کم سے کم انسان تو سمجھیں آپ، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ اشفان، تم ولایت جا کر اپنے خاندان کی روایات کو کیسے بھول گئے؟ اسرار خان جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے ایک دم سے گرجدار آواز کے ساتھ بولے تو پورے مجمع میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ مجھے ان فرسودہ روایات سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ میں تو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں جہاں بھی کچھ غلط دیکھوں گا اسے روکنے کی کوشش ضرور کروں گا بابا سائیں۔ وہ آتے ہی اپنے باپ کے روبرو کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں
आंखें डालकर कहने लगा, देखा, मैं नहीं कहती थी कि ये कोई जादूगरनी है, किसी का भी दिल मुट्ठी में ले सकती है। अगर ये मेरे शोहर के खून बहा में ना आई होती तो मैं इसे एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों के सामने न रखती। मदीहा भाभी एक बार फिर से भूखी शेरनी की तरह उस पर झपटी, जो अभी तक कांप रही थी। अशफान, इसे छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ चलो। मरजान खातून ने अपनी नजरों में सख्त तंबिया भरकर अपने लहजे को नम बनाते हुए उसे बाजू से पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगी। अशफान एक नजर उस लड़की पर डाले आगे बढ़ गया। वो अभी आते ही किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट करके सबको अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था, इसलिए न चाहते हुए भी उस मोम सी लड़की को नजरअंदाज कर गया, जिसकी आंखों में सफाने भर का दर्द रकम था। अशफान का दिल जैसे किसने मुट्ठी में दबोचा था। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम हम सब से मुख्तलिफ हो। ऊपर से पढ़ लिख कर तुम्हारी सोच इस खानदान के लोगों की सोच से काफ़ी बदल चुकी है। मगर मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी हमदर्दी हर एक के लिए मत रखो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है, और सच तो ये है कि मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे अपने बेटे की लाश आंखों के सामने घूमने लगती है। उसका भाई तो उसे बेदर्दी से मार कर फरार हो गया, इसलिए जरगे ने ये फैसला किया था कि खून के बदले लड़की दी जाए। मरजान खातून अशफान को अपने कमरे में बुलाकर उसे समझाते हुए कह रही थी, इसलिए तुम उस लड़की से दूर ही रहना तो अच्छा है। उससे ज़्यादा हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी दुश्मन के साथ ये सलूक करने का हक है हमें। उस पर कोई गुनाह नहीं। कैसी बातें करती हैं अम्मा साईं। एक ऐसी लड़की जिसका कसूर सिर्फ उस भाई की बहन होना है, जिस भाई ने मेरे भाई को कत्ल किया, उसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं। और उसकी उम्र देखी है आपने, इतनी छोटी है वो, 20 साल की भी नहीं लगती। इस उम्र में तो लड़कियां न जाने कैसे कैसे ख्वाब अपनी आंखों में सजाती हैं, और उसकी आंखें कैसे वीरान और बंजर हो गई हैं। क्या उसकी आह नहीं लगेगी हमें? नजफान को उसकी आंखें नम नहीं भूल रही थीं। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान में होता जब ये सब कुछ हुआ था, तो वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद ना होने देता। उसे मरियम ने सारी हकीकत से आगाह किया था कि भाई की मौत के बदले मीनहा गनी होकर हमारी हवेली आई है। मगर अशफान ने कभी उसे देखा नहीं था, बस सुना ही था। उसे लगा था शायद कोई बड़ी उम्र की लड़की होगी जो उसके बड़े भाई दावर खान के निकाह में आई होगी, और उसे यही बताया भी गया था। मगर वो लड़की तो बमुश्किल से 17-18 साल की थी, और दावर खान की उम्र 40 साल के लगभग थी। उनके 2 बच्चे भी थे। मगर जो अगली बात मरचान खातून ने अशफान को बताई, उसे सुनकर उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या मतलब अम्मा साईं? क्या वो दावर भाई के निकाह में नहीं आई? अरे बेटा, कैसी बातें करते हो। दावर की एक बीवी है, भला वो बर्दाश्त करती, चाहे वो लड़की बनी होकर ही क्यों ना आई हो। कोई भी औरत सोतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए हमने मजबूरन उसका निकाह खुशदिल खान से कर दिया। कब कब, क्या मतलब? खुशदिल खान से कर दिया? दावर भाई के बड़े बेटे से जो बमुश्किल 8 साल का है। ये आपने क्या किया? इतना जुल्म दोनों पर क्यों किया? सिर्फ एक कत्ल का बदला लेने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा अशफान? क्या तुम्हारे भाई की मौत सिर्फ एक कत्ल है तुम्हारे लिए? अरे हम सब लोगों की जिंदगियां उसके जाने के बाद किस कदर गमगीन हो गई हैं, तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम तो अपनी डॉक्टरी में मसरूफ थे। मगर अम्मा साईं, कत्ल के बदले में आपने दो दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। खुशदिल खान तो अभी बिल्कुल बच्चा है, उसे तो पता भी नहीं कि दुल्हन होती क्या है, शादी क्या होती है। जब वो बड़ा होगा तो न जाने उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा। अरे, क्या असर पड़ना है? उसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे जब वो अपनी उम्र को पहुंचेगा। आप कितने जालिम लोग हैं। उफ गॉड, मैं कहाँ आ गया। उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, आप ज़्यादा टेंशन सवार मत करो ज़हन पर, और ख़बरदार जो आइंदा उस लड़की के करीब भी पटके तो ना ही हमदर्दी दिखाना, क्योंकि मधिया हमारे घर की बड़ी लाडली बहू है, और जो गम और तकलीफ उससे मिली है, अल्लाह वो दुश्मन को भी ना दे। उसका रवैया मिनहा के साथ बिल्कुल ठीक है। अपने शोहर की मौत का गुस्सा उसने किसी पर तो निकालना है ना। अम्मा साई न जाने क्या क्या तावीलें कर रही थी, और इशफान के दिमाग में सोई सिर्फ एक जगह पर अटकी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? खुशदिल और मिनहा कैसे? मरियम की बच्ची, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मीना दावर भाई की बनी में आई है। अशफान को किसी को चैन नहीं मिल रहा था। अब वो मसाई के कमरे से निकलकर मरियम साहिबा की क्लास लेने आन पहुंचा था।
अरे भाई, किन चक्करों में पड़ गए आप? इन मामलात से दूर रहें। पता है आपको, मुझे भी ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं भी इन फरसूदा सी रवायात से बाहर निकलना चाहती हूँ, मगर मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस हवेली पर और इस पूरे ख़ानदान पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा साईं और दावर भाई की हुकूमत है। उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ अगर हम खड़े भी हो जाएँगे, तो वो हमारे ही मुखालिफ हो जाएँगे। और अच्छा ही हुआ कि वो दावर भाई के निकाह में नहीं हैं। आप नहीं जानते, थावर भाई औरतों के मामले में बहुत शफ़ाफ़ हैं और खुशदिल तो अभी बच्चा है। उसने मिन्हा को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, अलबत्ता इस हवेली में जो भी उसकी हमदर्दी करने की सोचता है, मधिया भाभी फ़ौरन से बाबा साईं को शिकायत लगा देती हैं और वो बंदा आखिर में नुकसान ही उठाता है। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, इसलिए आपको मशवरा देती हूँ कि इस मामले से दूर रहें। और अब आप आ गए ना, तो ज़रा बाबा जानी से मेरी सिफ़ारिश कर दें। मुझे आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। आपकी तरह बहुत आगे तक जाना है, मगर बाबा साईं मान नहीं रहे। कह रहे हैं इतनी पढ़ाई काफ़ी है, अब तुम्हारी शादी करनी है। वो नरोटेपन से बोली। अशफान जैसे होश की दुनिया में वापस आया। मिन्हा के अलावा भी इस हवेली में बहुत सारे मिसाइल थे उसे, वो भी निपटाने थे। तो अच्छा है ना, शादी की उम्र तो हो गई है तुम्हारी। मुझसे सिर्फ 3 साल की छोटी हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 2-3 अदद बच्चों के बाप बन गए हैं। अभी तक तो आप भी कमा रहे हैं और मैं तो आपकी शादी से पहले शादी नहीं करूंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है। वो हतमी लहजे में बोली तो शिफान मुस्कुराकर उसे देखने लगा। 26 साल मरियम खान उसकी बहुत ही लाडली और प्यारी बहन थी, क्योंकि उन दोनों की सोच तकरीबन मिलती थी। तो उसने प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाई और कहा कि अच्छा ठीक है, क्या पढ़ना चाहती हो? हम कल ही अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे। आजकल वैसे भी एडमिशन ओपन है। क्या सच में लाला? मैं आगे पढ़ सकूंगी? अम्मा साईं तो मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं। उनको जितनी तैयारियां करनी है करने दो। माएँ तो बेटियों के पैदा होते ही उनका जहेज बनाने की फिक्रों में लग जाती हैं। उसने जैसे तसल्ली दी, मगर मुझे शादी नहीं करनी। प्लीज भाई कुछ करे ना। अच्छा, तुम्हारा लाला आ गया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेगा। बस तुम कल तैयार रहना। जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में भी तुम कहोगी, मैं वहाँ तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा, वादा करता हूँ। वो उसके सर पर हाथ रखकर चला गया और मरियम एकदम से जैसे हल्की फुल्की हो गई। वो जानती थी कि अशफान की बात इतनी आसानी से टाली नहीं जाती। वो जल्दी जल्दी अपने लिए कपड़े निकालने लगी जो उसे कल पहन कर जाने थे। वो बाबा साईं के कमरे में दाखिल हुआ तो वो जहाजी साइज बेड पर नीम दराज किसी गहरी सोच में गुम थे। अरे अशफान बेटा, आओ आओ, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे आने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया जाए। उसके बारे में सोच रहा हूँ। अशफान मुस्कुराकर उनके पहलू में आ बैठा, उनके दोनों हाथ थाम कर अपनी आंखों पर लगाए। बाबा साईं, आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। खैर तो है इरफान, बड़े मक्खन लगाए जा रहे हैं। मैंने तो सुना था कि विलायत में मक्खन नहीं होते। अरे आपने कहाँ से सुन लिया? वहाँ पर सब कुछ मिलता है, मगर एक चीज़ नहीं मिलती और वो है अपने, जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसरार यार खान एकदम से मुस्कुरा दिए। अशफान के कंधे पे हाथ रखा। बोलो, क्या मांगना चाहते हो? तुम लंबी चौड़ी तमहीद उसी वक़्त बाँधते हो जब अपने बाबा साईं से कुछ बड़ा माँगना चाहते हो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, खून हो तुम मेरा। अशफान एकदम से मुस्कुरा दिया। वाक़ई बाप बाप ही होता है। मैं आपसे कुछ भी नहीं माँगना चाहता, बस एक इल्तिजा करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप हमेशा की तरह मेरी बात का मान रखेंगे। वो इतने मान से बोला कि इसरार खान ने उसे अपने साथ लगा लिया। अगर इस तरह से कहोगे तो कोई भी बात नहीं टालूंगा। जान भी लोगे तो हाजिर हैं। अरे बाबा, कैसी बातें करते हैं? आपकी ज़िंदगी अल्लाह दराज करे और आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। आमीन। बस मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मरियम, जो आपकी इकलौती बेटी है, उसने मेरे जैसे शौक पाल लिए हैं और पढ़ना लिखना इतना बुरा भी नहीं होता। आप उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दें। ज़माना बदल गया है बाबा साईं। अब जहालत वाला दौर नहीं रहा जब औरतें घर में रहती थीं। अशफान, औरतों को घर में रखना जहालत नहीं होती और औरतों को अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए पैदा किया है कि वो मर्दों के सुकून का जरिया बने और मर्द हमेशा से उसका सरपरस्त रहे। रही बात मरियम की, तो मरजान खातून को उसकी शादी का भूत सवार है। मैंने तो कहा था पढ़ने दो बच्चे को, मगर उसे तो उसका फर्ज पूरा करने की जल्दी है।
और बेटियों को वैसे भी जल्दी रुखसत कर देना चाहिए। बाबा, शादी भी होती रहेगी, मगर उसे अभी पढ़ना है। मैं कल ही उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी करने करवा रहा हूँ, और आप वादा करें कि आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही आपसे वादा ले चुका हूँ। इसरार खान कहका लगाकर हंस पड़े। बड़े मेसने हो तुम अशफान, सारा कुछ तय करके बस मुझे बताने ही आए थे। अशफान भी मुस्कुराने लगा। जी बाबा साईं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जहाँ मर्जी है उसका दाखला करवाओ, मगर ये ख्याल रखना कि वो हमारे घर की इज्जत है, हमारी इज्जत पर कोई आंच ना आए। वो हदायत करना नहीं भूले थे। आप बेफिक्र रहें बाबा साईं, मरियम बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की है। वो कभी भी आपका सर शर्म से नहीं झुकाएगी, मेरा वादा है आपसे। उसने इसरार खान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जैसे वादा कर लिया हो। वो जैसे ही बाबा साहब के कमरे से निकला ताकि मरियम को खुशखबरी सुना दे, कि अचानक नुक्कड़ वाले कमरे से दबी दबी सी सिसकियों की आवाज आने लगी। उसके कदम एक लम्हे के लिए थटक गए। ये कमरा किसका है और ये आवाजें तो किसी औरत की हैं। वो एकदम से उलझा था। कदम कदम चलता जैसे ही दरवाजे के करीब गया और कान लगाए, तो अगला सांस लेना भूल गया था, क्योंकि कमरे के अंदर से एक मर्द और औरत की मिली जुली आवाजें आ रही थीं, और उसे ये समझने में कोई देर न लगी थी कि ये किस नौयत की आवाजें हैं। वो जो कोई भी था उस मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अशफान की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर रही थी। उसने दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, तो आवाजों को जैसे ब्रेक लग गई और अंदर एकदम से खामोशी छा गई, मगर उसे परवाह न थी। वो दरवाजा मुसलसल पीटता जा रहा था, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर अशफान का जिस्म जलजलों की जिद में आ चुका था। धावर भाई, आप? उसने जैसे बेयकीनी से सवाल किया, क्योंकि उनका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किस काम में लगे थे। अशफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने अपनी मुठियां भींच कर उसे छिड़क कर पूछा। ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए ना, शाहीना भाभी के साथ। तुम मुझे मत समझाओ मुझे कहाँ होना चाहिए। जाओ जाकर आराम करो, थके हारे आए हो आज ही सफर से। वो जरा नरमी से बोले। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप प्लीज हटिए यहाँ से। वो दावर भाई को पीछे हटाता हुआ जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एकदम से नजर चुका गया। उसका चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख पड़ गया और शर्म से सर झुक गया था। उसे वाकई ये उम्मीद नहीं थी कि दावर भाई इस हद तक भी सिफाक हो सकते हैं। सामने मीना फटे कपड़ों से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें वो सब कुछ कह रही थी जो एक मजलूम की आंखें कहती हैं। अशफान ने जल्दी से अपनी स्याह चादर उसके ऊपर ढक दी। ये क्या कर रहे हो अशफान? मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अपने कमरे में जाओ। इस औरत की औकात में इसे आज अच्छी तरह से समझाऊंगा। अशफान का चेहरा एकदम गुस्से से भर गया। आज से पहले वो थावर भाई के सामने हमेशा एहतराम का मुजाहरा करता था, मगर अब वो उसके लिए काबिल एहतराम नहीं रहे थे। भाई, मुझे शर्म महसूस हो रही है आपको अपना भाई कहते हुए भी। आप इंसानियत से इतना कैसे गिर सकते हैं कि एक मजलूम बेबस लड़की के साथ ये जुल्म कर रहे हैं? अच्छा, दो चार किताबें क्या पढ़ गए तुम तो मुझे इंसानियत पर लेक्चर देने लग गए। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थावर भाई भी अपनी असलियत पर आ गए थे, मगर अशफान फैसला कर चुका था वो किसी भी कीमत पर इस लड़की को उनके हाथ का खिलौना बनते नहीं देख सकता था। धावर भाई, ये आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी। आखिर कुछ तो रिश्ते का पास रखें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरे भाई की कातिल की बहन है, और उसकी सजा तय करने का सिर्फ और सिर्फ मैं हकदार हूँ। अरे वाह! दावर भाई, क्या यहाँ कोई जंगल का कानून चलता है जिसके हुक्मरान आप हैं? मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस लड़की को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दावर की आंखों में आंखें ढाल कर बोला। वो दोनों खान आमने सामने थे, और दोनों की आंखों में ही खून उतर रहा था, और मिन्हा फर्श पर बैठी कपकपा रही थी। न जाने उसकी किस्मत का फैसला क्या होने वाला था। वो जब से यहाँ आई थी हर किसी का जुल्म और अताब सहती आ रही थी, मगर आज तक उसके साथ किसी ने इस तरह की ज्यादती करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो इस हवेली की मर्दों की नज़र में एक गलीस और रद्दी कमाल थी, जिस पर वो दूसरी नजर भी डालना गवारा नहीं करते थे। उसका निकाह खुशदिल से हुआ जरूर था, मगर वो अभी सिर्फ 8 साल का छोटा सा बच्चा था, और इस हवेली में
صرف وہی اور مریم ہی تھے جو اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، وہ بھی دوسروں سے چھپ کر۔ وہ حویلی سے ہٹ کر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رات گزارتی تھی، جہاں ساری رات اسے مچھر کاٹتے تھے اور پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہر وہ اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی جو ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو دی جاتی ہے، مگر آج تک اس کی زبان نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی عزت محفوظ تھی اور وہ اسی پر شکر گزار تھی۔ مگر نہ جانے کیوں آج داور خان نے اسے اس کمرے میں بلایا تھا، کہا تھا کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لائے، اور جیسے ہی وہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو داور خان نے وہی چائے اس کے ہاتھوں پر انڈیل دی۔ اس کی تو روح تک لرز گئی تھی۔ پہلے مدیحہ بیگم اس کے ساتھ اس طرح کے ظلم کرتی تھی، اور اب داور خان بھی جبر پر اتر آیا تھا، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ کچھ زیادہ ہی بی کر آیا تھا، شاید اپنے بھائی کے آنے کی خوشی میں۔ اس لیے وہ اپنا سارا نشہ اس مظلوم پر اتارنا چاہتا تھا، اس پر بھوکے شیروں کی طرح چپٹا تھا۔ منہا کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور وہ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر داور خان پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ ہر حد پار کرتا، ایک دم سے دروازہ بجنے لگا اور اس نے شکر کا سانس لیا جب سامنے اشفان کھڑا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی اشفان ایک اچھا انسان معلوم ہوا تھا، جو اس حویلی کے مردوں کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عورتوں کے لیے عزت اور احترام تھا، مگر وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر آج جب اشفان نے اس کے وجود پر کالی چادر ڈالی تو منہا کو لگا جیسے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، عورت کے جسم کے بھوکے، بلکہ کچھ مرد اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور اشفان انہی مردوں میں سے تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کو روبرو کھڑے ہوتے دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے۔ جب آوازیں کمرے سے باہر گئیں تو ایک دم سے سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکلنے لگے، جیسے یہاں کوئی تماشا لگا ہو۔ مرجان خاتون اور اسرار یار خان بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئے تھے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں صورتحال کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اشفان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور داور، تم اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اسرار خان کی گرجدار آواز نے ان دونوں بھائیوں کو خاموش کر دیا، جو ایک دوسرے کا گریبان تک پکڑنے کو تیار تھے۔ یہ تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ یہ اس وقت مینہا کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اشفان نے اسرار خان کو مخاطب کیا۔ اس سے تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم درمیان میں کیوں کودے؟ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، پہلے ہی دن تم نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ابھی میں زندہ ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ اسرار خان کی آواز نے اشفان کو لمحے بھر کے لیے خاموش کروا دیا۔ پہلے آپ داور خان کو یہاں سے نکالیے اور انہیں اپنے کمرے میں بیچیے، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اس حویلی میں اس طرح کا کوئی کام نہیں دیکھ سکتا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ میری رگوں میں خان قبیلے کا خون ہے، ایک غیرت مند خان، اور بابا سائیں میں اسی غیرت کی امید آپ سب لوگوں سے کرتا ہوں۔ اشفان نے تپتے لہجے میں کہا۔ اشفان، تم چلو میرے ساتھ۔ مرجان خاتون نے اشفان کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں غصہ دیکھ چکی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ پہلے ہی دن اپنے بیٹے پر اس طرح کا کوئی غصہ یا عتاب نشاور کرے، وہ بھی ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس معاملے سے دور رہو، تمہارے بابا اور داور خان خود ہی نپٹ لیں گے، تم چلو میرے ساتھ، یہ میرا حکم ہے۔ مرجان خاتون نے اشفان کو جن جوڑا تو وہ ایک نظر منہا پر ڈال کر کہنے لگا، اٹھو منہا، تم بھی میرے ساتھ چلو گی، کیونکہ مجھے داور بھائی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اور داور خان کا تو جیسے خون کھول اٹھا، اس نے اشفان کے گریبان سے پکڑ لیا اور اس کے خود کے قریب کیا۔ اشفان، تمہاری ڈاکٹری نے تمہیں بڑے اور چھوٹے کا احترام تمہارے نشوں میں بلا دیا ہے، اور مجھے یاد کروانا اچھی طرح سے آتا ہے۔ وہ شراب کے نشے میں بہتا جا رہا تھا۔ اشفان نے ایک دوسرے سے اپنا کالر اس سے چھڑوایا۔ اگر آپ نے اس لڑکی کی طرف ایک آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں نکال لوں گا، یہ اشفان کا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اسے اس وقت کسی کی نصیحتوں کو نہیں سننا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا،
बार बार मिन्हा का मासूम चेहरा और इल्तिजाई आंखें उसकी नज़रों के सामने घूम रही थीं और उसका खून जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर था। उसका दिल और दिमाग जैसे एक जंग में था। न जाने कौन जीते वो नहीं जानता था। दावर खान, क्या ज़रूरत थी उस 2 टके की लड़की के सामने अपनी हैवानियत लौटाने की? ये नहीं सोचा कि 2 बच्चों के बाप हो तुम? शर्म करो। इतना ही खून में उबाल उठ रहा था तो हवेली से बाहर कहीं मुंह मारी कर आते। इसरार खान दावर को अपने कमरे में बुलाकर छिड़क रहे थे और वो सर झुकाए मुजरमों की तरह खड़ा था। वापस साईं, मैं बहक गया था। अगर नशे में ना होता तो कभी उस 2 कोड़ी की लड़की के करीब भी ना जाता जिसकी इतनी औकात नहीं कि दावर खान उसको वक्त गुजारी के लिए भी इस्तेमाल करे। नशे में भी उसका गरूर नहीं टूटा था और अब गर्दन ताने खड़ा था। और आज के बाद इशफान से भी मोहतात रहना। मैं उसकी आंखों में बगावत के असरात देख चुका हूँ। उसे शय देकर तुम ही मुश्किल में पड़ोगे। इसरार खान ने गहरी सांस भरकर कहा, तो क्या अपने छोटे भाई से डर जाऊं? ना बाबा साईं, ना। दावर खान के सामने जो भी खड़ा होगा मैं उसकी गर्दन झुकने पे मजबूर कर दूंगा। ये अपनी गर्दन का जो सरिया है ना, अपने से कमतर लोगों के सामने दिखाया करो। दावर खान, अपनी हद कभी ना भूलना। अभी तो मुझे शाहीना के सामने भी 100 तावीलें करनी है। पता है ना वो किसकी बेटी है? इफ्तिखार शाह की बेटी है, जिसकी आधी ज़मीन पर तो तुम काबिज हो। तुम्हें ये बेवकूफ़ी करते वक्त ज़रा भी ख्याल नहीं आया? जाहिल इंसान, अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो एकदम नागवारी से बोले तो दावर शाहीना के नाम से एकदम ठंडा पड़ गया। वो उसकी नाराज़गी वाकई मोल नहीं ले सकता था। बाबा साईं, वो बीवी है मेरी, मैं उसे समझा लूँगा खुद ही। आप उसकी फ़िक्र मत करें और अशफान से कह दें कि आइंदा मेरे सामने ज़ुबान दराज़ी ना करे, वरना मैं भूल जाऊँगा कि वो मेरा भाई है। ये कहते साथ ही वो कमरे से निकल गया। अच्छा खासा मौका उसके हाथ आया था। आज तो उसे अफ़सोस लगता और अशफान पर गुस्सा अलग से आ रहा था, मगर वो महज़ कुढ़ कर रह गया। नाश्ते की टेबल पर तनाव भरा माहौल था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। अशफान सुकून से खाना खाने में मसरूफ़ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दावर का मूड बेहद ख़राब था, क्योंकि शाहीना नाश्ते की टेबल पर नहीं आई थी और इसरार खान किसी गहरी सोच में गुम थे। अशफान चोर नजरों से मुन्हा को ज़रूर देख लेता था। उसके हाथ सुर्ख थे, यूं जैसे कोई गर्म चीज़ उन पर पड़ी हो, और चेहरे पर बार बार तकलीफ के असरात थे। मगर वह निकाले बगैर ही सबको नाश्ता दे रही थी। अशफान, तुम शहर में अपना क्लिनिक बनाने का सोच रहे तो क्या इरादा है तुम्हारा? जो भी ज़रूरी सामान लेना हो उसकी एक लिस्ट बना दो। दावर खान तुम्हें हर चीज़ पहुंचा देगा। क्यों दावर खान? उन्होंने दावर पर नज़र डाली, जो शायद कल रात वाला मंजर ही याद कर रहा था। जी, जी बाबा साईं, जो आपका हुक्म वो। अशफान से नजरें मिलाए बगैर ही बोला, नहीं बाबा साईं, मैंने फैसला किया है कि मैं गांव में ही अपना सारा सेटअप बनाऊंगा। यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है और अगर किसी को चोट वगैरह लग जाए तो वो उसकी दवा करवाने की बजाय सब्र के घूंट भर के रह जाता है, और मैं ऐसे ही मजलूम लोगों का इलाज फ्री में करूँगा। उसका इशारा शायद मिन्हा के हाथों की तरफ था। दिल में अजीब सी ठेस उठी थी, मगर वो अपने खानदान वालों के सामने उसे हमदर्दी करके पापा साईं को फिलहाल अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था। उसकी बात पर इसरार खान के चेहरे पर नागवारी छाई। अच्छा, डॉक्टरी की तालीम पर लाखों रुपए उड़ाकर अब तुम मुफ्त में इलाज करोगे लोगों का? क्या दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अरे बाबा साईं, आपको कब से रुपए पैसे की फिक्र होने लगी? आपके बकौल तो हमारी ज़मीनें जायदादें इतनी हैं कि 7 नस्लें बैठ कर खाएं तब भी ख़त्म नहीं होंगी। और वैसे भी मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। मैं अपने ही खर्चे पर क्लिनिक वगैरह बना लूँगा। कुछ अस्पताल और एनजीओ से बात हुई है मेरी, वो भी ताउन करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हों। उसका सुकून काबिल दीद था और दावर को जैसे आग लग गई। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की। हम कोई बेकारी थोड़ी है ना है। हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। उसकी अना को जैसे खबारा नहीं था। अरे दावर भाई, आप तो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। एनजीओस और इस तरह के फिलाही इदारे इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं, और उनसे मांगना कोई भीख मांगने के बराबर नहीं होता। मगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे। वो नागवारी से बोला, हाँ हम तो ठहरे जाहिल गवार, तुम्हारी तरह मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी। तुम अपनी डॉक्टरी मुझ पर चाड़ने की कोशिश भी मत करो। बस अब फिर शुरू ना हो जाओ तुम दोनों। मरजान खातून ने नागवारी से उन्हें डांटा। देख लो मरजान खातून, ये दोनों बेटे हमारा बाजू हैं, जो आपस में ही लड़ने मरने पर तैयार हैं। न जाने मेरे बाद क्या होगा। खुदा ना करे कि आपको कुछ हो। मरजान खातून एकदम से जज्बाती हो गई।
अशफान, तुम ज़रा मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो एकदम से उठी और अपने कमरे में चली गईं। इसरार खान भी नाश्ता कर चुका था, इसलिए उनके पीछे पीछे जाने लगा। देखो अशफान, तुम मेरे बहुत ही लाडले और प्यारे बेटे हो और दावर से छोटे हो। माना कि वो गुस्से का थोड़ा सा तेज है और उसके असूल मुझे भी नहीं पसंद, मगर फिर भी उसकी इज्जत करना तुम पर वाजिब है। अम्मा साई हवेली में या कहीं भी कोई गलत काम करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस अशफान बस, अब ज्यादा वकालत मत करना उस लड़की की। और मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि उससे दूर रहो। बस अपने क्लिनिक वगैरह बनाने पर फोकस करो। और मैंने फैसला कर लिया है कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम्हारी और मरियम की शादी मैं एक साथ करने का सोच रही हूँ, बहुत धूमधाम से। वो मुस्कुराकर बोली, अम्मा साईं अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करने दें। और मरियम भी आगे पढ़ना चाहती है, प्लीज़ उसे पढ़ने दें। अरे बेटा, बहुत हो गई पढ़ाइयाँ, और यही उम्र लड़कियों के लिए मुनासिब होती है। और तुम्हारे लिए भी खैर से अब 30 साल गए हो। क्या आप बूढ़े होकर शादी करवाओगे? वो उसे छेड़ते हुए बोली, क्या आपको मैं हैंडसम नहीं लगता? बूढ़ा लगता हूँ? उसे जैसे बुरा लगा था। अरे मेरे लाल, तुम तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़के हो। चुनकर दुल्हन लाऊंगी तुम्हारे लिए। बस तुम जरा अपने क्लिनिक बनाने से फारिग हो जाओ। मरजान खातून उसके चेहरे पर हाथ फेरते बोली तो वो मुस्कुरा दिया। वो फिलहाल सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहता था। अशफान को पाकिस्तान आए एक माह हो चुका था और वो अपने गांव में क्लिनिक खोलने के बजाय एक अस्पताल बनाने की तगोदों में लगा था। उसे महसूस हुआ था कि गांव के लोग बहुत ही कम संपरसी का शिकार हैं। यहाँ दो ताकतवर कबीले थे जो आपस की दुश्मनी और झगड़ों में इस कदर मसरूफ रहते कि गरीबों और मज़ारों को कोई पूछता तक न था। वो तो जैसे उन ताकतवर लोगों के गुलाम थे। आधे गांव पर ज़मीनों पर उसके बाप और दावर भाई की हुकूमत थी और दूसरे हिस्से पर जुल्फ़कार अली शाह की हुकूमत थी। यहाँ कोई मसीहा न था, बस जलाद ही बसते थे। इसलिए अशफान ने मसीहा बनने का फैसला किया था। वो इस कबीले के सिस्टम और जहालत को ख़त्म तो नहीं कर सकता था, मगर कम से कम जो उसे करना आता था वो तो कर सकता था। वो दिन रात मसरूफ़ रहता था। अस्पताल की बिल्डिंग के लिए ज़मीन का इंतखाब और फिर इंजीनियर्स की मदद से इमारत का ढांचा बनाने का काम और उसकी तश्कील वक्त और मेहनत तलब काम था, और वो उसी काम में जता हुआ था। आज भी वो रात के 11 बजे हवेली लौटा था। उसे चाय की शिद्दत से तलब हो रही थी। किचन में झांक कर देखा तो एक लम्हे को झटक गया। मीनहा बर्तनों करनाओं का ढेर सिंक पर धोने में मसरूफ़ थी। उसने अफसोस से सर हिलाया। मिन्हा से वो कम कम ही टकराता था, मगर जब भी उसे देखता वो किसी न किसी काम में मसरूफ़ होती थी। वो बिना चाप के चलता उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ और हल्की सी सरगोशी में उसका नाम पुकारा तो वो एकदम यूं डर कर पलटी जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसके गीले हाथ एक लम्हे के लिए अशफान के सीने से जा लगे और उसकी शर्ट पर हल्का सा निशान छोड़ गए। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं चला। अशफान को यूं लगा जैसे उस नाजुक सी लड़की का सांस रुक गया हो। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। क्या हो गया है मीना? आपने कौन सा कोई गुनाह किया है? गलती तो मेरी थी जो मैं बगैर बताए आपके पीछे आ गया। वो माजरत करते हुए शर्मिंदा सा लग रहा था और मीना मुंह खोले उससे देखने लगी। अरे, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं मुझसे? आप बड़े लोग हैं, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए, हुक्म करें। क्या आपके लिए खाना लगा दूं? वो जैसे बुखला गई थी और अशफान उस कांच सी लड़की को हैरत से देखने लगा जो न जाने किस जुर्म की सजा काट रही थी। चले ठीक है, माफ़ी एक शर्त पर मिलेगी आपको। वो उसके आगे झुकता बोला, अंदाज में शरारत से भर गई। जी जी बोले। वो मजीद अपने आप में सिमटी। 2 कप कड़क चाय बनाए। अगर मुझे आपके हाथ की चाय पसंद आ गई तो समझे आपको माफ़ी मिल गई। और वो हरासा सी उसे देखने लगी। जी, आप ज़रा हटिए, मैं बनाती हूँ। अशफान को इस कदर अपने करीब पाकर वो और भी ज़्यादा नर्वस हुई थी, मगर अशफान को तो जैसे मज़ा आ रहा था उसे तंग करके। वो किचन के दरवाजे के साथ फुर्सत से टेक लगाए खड़ा उसे देखने लगा। उसकी सारी थकन जैसे उतरती महसूस होने लगी थी। वो चाय बनाकर फारिग हुई तो कप में डालने लगी। मिस मिन्हा, मैंने आपसे 2 कप कहे थे। मेरे सर में जोरों का दर्द है जो 2 कप से ही उतरेगा। वो अपना माथा मसलता जैसे ड्रामा करने लगा। मिन्हा जरा सी हैरान हुई थी, मगर उसने हुक्म की तामील की और ट्रे में 2 कप भाप उड़ाती चाय सजाकर उसके सामने आई। अशफान कुछ पल उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर जैसे होश की दुनिया में आया। क्या आप ये चाय ऊपर मेरे कमरे तक ले आएंगी मिस मिन्हा?
मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे ये ट्राई उठाई नहीं जाएगी। वो एक हाथ अपनी गर्दन पे रखता जैसे एक्टिंग करना लगा। मिन्हा का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो इस बात का मतलब अच्छी तरह समझती थी। रात के 11 बजे वो उसे अपने कमरे में आने की दावत दे रहा था। उस दिन दावर उसकी इज्जत महफूज करने वाला कहीं खुद तो मेरी इज्जत बर्बाद नहीं करना चाहता। मिन्हा ने झरझरी सी ली, मगर उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश न थी, वरना उसकी शामत पक्की थी। वो कदम कदम चलती उसके साथ ऊपर तक आई। पूरी हवेली के मकीन अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, मगर अशफान का चैन और सुकून उड़ चुका था। जब वो उसके पीछे कमरे तक आई तो एकदम झटक गई। वो पहली बार अशफान के कमरे में दाखिल होने की जसारत कर रही थी, वरना इस कमरे में उसे जाने की इजाजत न थी। अरे, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ प्लीज। वो उसे देखता बोला और उसने अंदर कदम रख दिया। उस आलीशान से कमरे में जरूरत और ख्वाहिश का हर सामान मौजूद था। एक लम्हे के लिए मिन्हा को अपना महल और हवेली याद आ गई। 2 साल पहले वो भी तो शहजादियों की तरह ही रहती थी, मगर फिर अचानक एक रोज उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि वो तख्त से डायरेक्ट तख्तादार तक आ गई। और उसे यकीन हो गया कि औरत चाहे महलों में रहने वाली हो या झोंपड़ी के मकीन, वो हमेशा से ही मर्द की गुलाम है। मर्द के गुनाहों की सजा में औरत को ही भट्टी में जलना पड़ता है। वो बाप जिसकी वो लाडली थी, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया था। और 2 साल बाद भी पलट कर उसकी खबर ना ली कि वो जिंदा है या मर गई। माजी की याद ने एक आंसू उसकी आंख से गिरा दिया, जो लुढ़कता हुआ उसके सफेद गालों पर बहता अशफान के दिल पर गिरा था। वो 19 साल की नाजुक सी लड़की 30 साल अशफान के दिल के तार खला गई, और उसने फैसला कर लिया था कि मिन्हा की आंख से बहने वाला ये आंसू आखिरी होगा। इसके बाद तो बस मुस्कुराहट ही लबों का अहाता करेगी। मिन्हा, अब यहाँ सोफे पर बैठे, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मिलकर चाय पियेंगे। वो ऐसे मुखातिब होकर वॉशरूम में घुस गया और मिन्हा को हैरान कर गया। उसे अब यकीन हो गया था कि मेहरबानी की जुबान बोलने वाला ये मर्द अभी हैवानियत पर उतर आएगा, क्योंकि उसने आज तक मर्द को हैवान बनते ही तो देखा था। वो एक सर्द हाँ भरकर अपने हाथ आपस में फंसाए वहीं खड़ी रही। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे से पानी टिप टिप बह रहा था, और लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो मेज से चाय की कप उठाता उसकी जानिब बढ़ा और एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। कहते हैं कि दोस्ती की शुरुआत एक कप कड़क सी चाय के साथ हो जाए तो वो दोस्ती देर तक चलती है। ये पकड़ो चाय, क्योंकि मेरा आधा दर्द तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बस एक कप से ही बाकी का रफा हो जाएगा, इसलिए एक कप तुम्हारा। वो जो हरासा से उसे देख रही थी एकदम से तजुब बजुब का शिकार हुई। मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे, क्यों नहीं पी सकती? क्या तुम चाय नहीं पीती हो? वो मासूमियत से बोला तो मीना की अगली बात सुनकर जैसे सकते में रह गया। बड़े साहब, आपकी दोस्ती वाला ड्रामा छोड़कर मतलब पर आए। मुझे इस वक्त कमरे में कौन सी सजा देने के लिए बुलाया है? बताएं। मुझसे यूं हमदर्दी करने की जरूरत नहीं। मुझे मोहब्बतें रास नहीं आती, और दोस्ती का ताल्लुक मेरे लिए मुजरे सेहत है। वो तल्ख से लहजे में बोली तो अशफान लम्हे भर को साकत हुआ। उसको बस यही चल रहा था कि इस लड़की के हर दुख का मदावा लम्हों में कर दे। हर मर्द दावर खान नहीं होता मीना, जो भी बस लड़कियों की मजबूरी के साथ खेल जाए। मैं अशफान हूँ, जिसके नज़दीक हर इंसान काबिल एहतराम है। मगर तुम अभी नहीं समझोगी, वक़्त आने पर सब समझ जाओगी। आज के बाद तुम वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारोगी जैसी तुम डिज़र्व नहीं करती। ये अशफान का तुमसे वादा है। उसकी बात सुनकर एकदम इन्हा की आंखें छलकने को बेताब हुई। वो वाकई इस तरह के रवैये की आती ना थी, और चाय के कप से शुरू होने वाली ये दोस्ती वाकई काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अशफान रोज़ाना ही हवेली काफ़ी देर से वापस आता था। हवेली को इकट्ठा कर लिया आज तो अशफान से अपनी उस रात की जिल्लत का बदला चुकाने का अच्छा मौका था। आखिर बाबा साईं को भी इल्म हो कि इन इंसानियत के सबक देने वाला बेटा खुद कैसे उस लड़की के साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। अशफान के कमरे के बाहर सब जमा हो गए। मदीहा भाभी का बस न चलता था कि मीना को सूली पर ही लटका दें। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो जैसे उस वक्त के लिए तैयार था। ये क्या तमाशा है अशफान खान? दावर खान को जलील करने के बाद अब तुम खुद इस औरत के कदमों में गिरे हो। क्या कर रहे हो इस वक्त कमरे में? मीना अशफान के पीछे खड़ी थर थर कांप रही थी। आज तो उसकी जान बख्शी नहीं होगी। बाबा शाही, मैं काफी दिनों से आप सबसे एक बात कहना चाह रखा था, मगर चलो, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। वो कमाल डटाई से बोला तो मरजान खातून को अपने बेटे के तेवर जैसे आंख में झुलसा गए।
मैं मिन्हा को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ और उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी के फैसले का इख्तियार सरासर मेरे पास है। मैं जिसे चाहे अपने लिए मुंतखब कर सकता हूँ। और वैसे भी अम्मा साईं को मेरी शादी की काफ़ी जल्दी है। अब इन्हें अपनी बहू तलाश करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अम्मा साईं, मैं मिन्हा को पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। चटाह! एक थप्पड़ अशफान के गालों पर पड़ा, मगर इसरार खान का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? इस लड़की को हम अपने घर की मुलाजिमा की हैसियत नहीं देते। तुम इसे अपनी मलका बनाने का सोच रहे हो? क्या पी कर आए हो? बहक गए हो? नहीं बाबा साईं, ना मैं बहका हूँ ना पी कर आया हूँ, बल्कि यहाँ सिर्फ मैं ही होशमंद हूँ। आप लोगों की आंखों और दिल पर तो गरूर की मोहर लगी है, मगर मैं इन सब का हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने जो फैसला किया वो आपको सुना दिया। कल ही मैं मिन्हा के तलाक के पेपर बनवा कर लाऊंगा और उस कल के बच्चे को इस बंधन से आज़ाद करूंगा, जो जानता ही नहीं कि मिन्हा से उसका रिश्ता किस नौयत का है। बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम दुश्मन की बेटी को हमारे सरों पर नचाओगे अब, हमारी नाक कटवाएंगे। दावर का गुस्सा साथ में आसमान पर था और मरजान खातून तो तब से दिल पर हाथ रख के अपने बेटे का फैसला सुन रही थी। बाबा साईं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आप कहें तो मैं अभी और इसी वक्त इस लड़की की औकात सबके सामने दिखा दूं। इधर निकलो। आप क्यों छुप कर खड़ी हो उसके पीछे, बेहया औरत? दावर ने अशफान को पीछे हटाकर मिन्हा की कलाई जोर से पकड़ी तो अशफान ने एक मुक्का उसके मुंह पर चढ़ दिया और मिन्हा का हाथ जोर से छुड़वाया। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी मिन्हा को मैली निगाह से देखा तो अशफान इतना भी गया गुजरा नहीं है कि उसका दीवार न कर सके। बाबा साईं, अगर आप चाहते हैं कि हम दो भाई एक दूसरे से लड़ने मरने पर ना उतराएं, तो आप इसे मेरे रास्ते से हटा लें। अशफान, तुम बहुत पछताओगे। इस लड़की के लिए तुम अपने खानदान से टक्कर ले रहे हो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारा अस्पताल बंद करवा दूंगा। क्या तुम्हें अपना ख्वाब पूरा नहीं करना? इसरार खान ने उसे धमकी दी। बाबा साईं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दूसरा बेटा भी आपसे छिन जाए और आप दावर खान के साथ अकेले रह जाएं, तो जो भी आपका दिल करता है कर गुजरें। उसके बाद आप मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। और क्या कसूर है आखिर मिनाह का? ये कोई आम लड़की तो नहीं है। शौकत खान की बेटी है ये मेरे शौहर के कातिल की बहन है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम इसे अपनाओगे तो मैं उसी वक्त ये हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। मदीहा भाभी, जो अब तक ये तमाशा देख रही थी, एकदम अपना फैसला सुना दिया। मदीहा भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई की असल मुजरिम को तख्तादार पर चढ़ाऊंगा, क्योंकि वही हकदार है इस सज़ा का, ना कि ये मासूम लड़की। बस आज के बाद इसकी सज़ा ख़त्म। अशफान, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर अपने फैसले से पीछे ना हटे तो। आखिर क्या नजर आया तुम्हें इसमें? मैं तुम्हारे लिए चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी। मेरे बच्चे, छोड़ दे ये जिद। मरचान खातून हारे हुए लहजे में बोली। इसे तो नहीं छोड़ सकता मैं अम्मा साईं, और मैं मिन्हा पर तरस नहीं खा रहा। बस मुझे इससे मोहब्बत हो गई है और इसे पाने के लिए मैं सबसे लड़ जाऊंगा। वो मिन्हा का हाथ थामे इस कदर वसूख से बोला कि सब कुछ सांप सूंघ गया। आप लोगों के पास 3 दिन का वक्त है, अच्छी तरह से सोच लें, वरना मैं इसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो सबको कहता मिन्हा का हाथ पकड़े वहां से चला गया, मगर किसी ने भी उसके आगे बोलने की जसारत न की। बाबा साईं, देखें कि इस कदर बागी हो गया है ये। मैं तो कहता हूँ इसे इसके हाल पे छोड़ दें। आप इसे हर चीज़ से दस्तबरदार करेंगे तो 2 दिनों में अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। इसरार खान ने मरजान खातून को देखा और कमरे की जानिब बढ़ गए। उन्हें खुद नहीं मालूम था वो अपनी जवान औलाद जो उनके कद के बराबर आ खड़ी थी को कैसे राम करना है। इसरार खान, आप परेशान मत हो। जज्बाती है, संभल जाएगा। भला मैं उसे बहू के रूप में कैसे कबूल कर सकती हूँ? मेरा दिल नहीं मानता। मरचान खातून अपने कमरे में परेशान से टहलते इसरार खान से बोली, जो शायद अभी तक सदमे में थे। मैं अशफान को जानता हूँ मरचान, वो अपने फैसले में अटल है। उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। मैं अपना एक बेटा खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहता। अगर एक बार ये चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। कर लेने दें उसे उसकी ख्वाहिश पूरी। वैसे भी मिन्हा शौकत खान की बेटी है, वो हमारी टक्कर का बंदा है। अगर उसका बेटा वो सब ना करता तो शायद मैं अपने बेटे का रिश्ता भी वहाँ करने को तैयार हो जाता, क्योंकि इस तरह हमारा खानदान मजीद ताकतवर हो जाता। शौकत खान ने कई बार कोशिश की है कि उसकी बेटी को आज़ाद कर दिया जाए, उसके बदले हम जो चाहें उससे मांग लें।
अब अगर उसे इल्म हुआ कि उसकी बेटी को मेरा बेटा अपना नाम देकर घर की इज्जत बनाना चाहता है, तो मुझे यकीन है कि वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर सब कुछ करने पर तैयार हो जाएगा। अगर अशफान हमारे बेटे के कातिल को ढूंढने और सदा दिलाने में कामयाब हो गया, तो सोचो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। असल कातिल को सजा भी मिल जाएगी और शौकत की सारी जायदाद भी मिन्हा के नाम हो जाएगी। इसरार खान अपनी ताकत के नशे में गुम उसे मजीद बढ़ाने के चक्रों में थी, इसलिए उन्हें शायद फर्क नहीं पड़ता था कि अशफान उस लड़की को अपनाए या ना अपनाए। मर्चान खातून भी जैसे चुप हो गई थी, जानती थी कि दूसरी सूरत में वो अपने बेटे को खो देंगी, एक अनचाही बहू के साथ। कम से कम वो उनकी नजरों के सामने तो रहेगा ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा अशफान कि आप मेरी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं, वो भी इतनी आसानी से। मिन्हा आज अशफान की दुल्हन बनी उसके कमरे में थी। उसे बार बार ये कोई ख्वाब लग रहा था और वह इस ख्वाब से जागना नहीं चाहती थी। अशफान जिसने अपना अहद निभाया था और ना सिर्फ अपने एचएसओ दोस्त की मदद से अपने भाई के कातिल को पकड़वाया था, बल्कि मिन्हा से किया गया अहद भी पूरा किया था। वो उसे उस जिंदगी से निकाल लाया था जिसकी वो हकदार न थी। आज मीना के माँ बाप भी शादी में शरीक हुए थे और उससे माफी के तलबगार थे। बेशक वो शौकत खान की लाडली बेटी थी और वो अपनी बेटी को खुश देखकर जैसे सकून में आ गए थे। उनके बेटे का फैसला जो भी आया उन्हें कबूल था, क्योंकि कम से कम वो जमीर के बोझ से तो आजाद हो चुके थे। मरजान खातून न चाहते हुए भी अपने बेटे की खुशी में खुश थी। वो अशफान को खुश देखकर जैसे अपने अंदर की तलखी भूल चुकी थी। और मदीहा बेगम ने भी मनहा से अपनी नचाही दूर कर ली थी, क्योंकि असल मुजरिम पकड़ा गया था। उनका दिल सुकून में आ चुका था। अशफान मिन्हा का घूंघट हटाकर उसे देर तक देखता रहा। वो शहजादियों का हुस्न रखने वाली सीधा उसके दिल में उतर रही थी। उसे जिंदगी में पहली बार किसी से यूं टूट कर मोहब्बत हुई थी और वो आज अपना सब कुछ उस पर लुटाना चाहता था। अशफान की नजरों की तपिश से मिन्हा एकदम घबरा गई और नजर झुका ली। हया की सुर्खी उसके चेहरे पर फैल चुकी थी। उसने मिन्हा के मेहंदी लगे हाथ थाम कर उन्हें चूमने लगा। मिन्हा, अशफान ने आज अपना वादा पूरा किया, मगर ये सिर्फ एक वादा नहीं था मेरे लिए, बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना मेरा बेहतरीन फैसला है और इस पर कभी नहीं पछताऊंगा। बोतल लहजे में बोला और मिन्हा का दिल जैसे सीना फलांगने को बेताब था। वो अपने हान के सीने में सर छुपा कर इस खूबसूरत ख्वाब में देर तक रहना चाहती थी जो हकीकत में ढल गई थी। 1 साल बाद वो आज बिलाखिर अपने दूसरे ख्वाब की तकमील के सफर पर चल निकला था। वो गाड़ी से उतरे तो उनके सामने एक खूबसूरत सी इमारत थी जिस पर अल मसीहा अस्पताल लिखा था। आज इस अस्पताल के इफ्तिताह का पहला दिन था और वो सब कुछ साथ लाया था। इसरार खान भी अपने बेटे की इस कामयाबी पर फख्र से उसे देख रहे थे। सारे गिले शिकवे जैसे मिट गए थे और मरजान खातून अपनी आंखों में नमी लिए अपने पोते को गोद में उठाए और अशफान का हाथ थाम कर चल रही थी। उनके दिल की खलश तो कब की खत्म हो चुकी थी। मिनहान के लिए बेहतरीन बहू साबित हुई थी और उसने उन्हें उन्हें सबसे बड़ी खुशी भी दे दी थी, नन्हे अब्दुल हादी की सूरत में। मिन्हा मरियम का हाथ पकड़े काफी ज्यादा पुरजोश थी। उसे अशफान की बीवी होने पर बहुत मान था। 1 साल में वो अशफान से कई बार मोहब्बत में नए सिरे से मुब्तला हुई थी, क्योंकि वो वाकई उसके हर ख्वाब की ताबीर बनकर आया था। अरे, आराम से चलो, गिर जाओगी, अभी तुम्हारे जख्म ताज़ा है मीना। वो उसे प्यार से डांटता उसका हाथ पकड़कर बोला। मिन्हा जो अब्दुल हादी की सूरत में उसे तोहफा दिया था, वो उनको मजीद एक दूसरे में मुकम्मल कर गया था। ऑपरेशन होने की वजह से वो पहले से कमजोर हो गई थी, मगर अशफान उसका हर पल ख्याल रखता था। बेगम साहिबा, अब अगले बच्चे की पैदाइश इसी अस्पताल में होगी, आपको शहर नहीं जाना पड़ेगा। वो उसके कान में शरारत से बोला तो वो सुर्ख पड़ने लगी। और मेरा सी सेक्शन क्या आप खुद अपने मुबारक हाथों से करेंगे? अब वो उसे छेड़ते हुए बोली। नहीं जान, इसके लिए तो मैं स्पेशल डॉक्टर्स हायर करूंगा, मुझ में इतना जिगरा कहाँ। वो दिल पे हाथ रखते बोला तो सबकी हंसी फसा में गूंज गई, क्योंकि उनकी सरगोशियां सबने सुन ली थीं। अशफान ने उसे अपने साथ लगा लिया, क्योंकि वो बिला का बेशर्म था, मगर मिन्हा के चेहरे पर हया की सुर्खी फैल चुकी थी। उसे अपना आप अशफान की संगत में मुकम्मल लग रहा था।
اور یہیں پہ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ غلطی کوتاہی کے لیے معذرت، خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔